हेलो स्टूडेंट्स। आज कम्युनिटी मेडिसिन के आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइपरटेंशन के बारे में बात किया था, उसमें हम लोगों ने हाइपरटेंशन का कुछ ब्रीफ आइडिया लिया था। हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन है, इसके अलावा हाइपरटेंशन के टाइप्स क्या हैं, प्लस साथ में हम लोगों ने बात किया कि हाइपरटेंशन जब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जब भी हम लोग हेल्थ का मेज़रमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके अंदर जब उसका हाइपरटेंशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट है वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही तरीके से नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके एरर की वजह से हम लोगों के सामने जो भी रीडिंग्स हैं वो एक फॉल्टी रीडिंग्स आ सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। तो कौन कौन सी एरर्स हैं इंस्ट्रूमेंट लेवल पर, पर्सन के लेवल पर या ऑब्जर्वर के लेवल पर, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो इसी टॉपिक को, हाइपरटेंशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इसमें देखिए आगे हम जो बात कर रहे हैं वो पहली बात यहाँ पर आ रही है इसके अंदर कि हाइपरटेंशन जो है वो कितने तरीके का होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो दो तरीके का यहाँ पर हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलता है। एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड द अदर वन इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो दैट इज़ अननोन, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादातर प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है उसमें एक अननोन इटियोलॉजी होती है। हमें ज़्यादातर केसेस में कारण का नहीं पता चल पाता कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो किसी न किसी हमारी बॉडी में कोई बेसिक पैथोलॉजी अगर कोई रही हुई होती है हिस्ट्री के अंदर, उसकी वजह से, या एट प्रेजेंट भी अगर कोई बॉडी में पैथोलॉजी है तो वो अपने सेकेंडरी सिम्टम्स के फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन का स्टेट डेवलप कर सकती है। जैसे कोई कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हुए, ठीक है, अगर कोई सपोज हार्ट में कोई ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है, हार्ट में अगर सपोज ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है राइज हो रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होने लग जाएगा। प्लस रीनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हाइपरटेंशन की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में अननोन इटियोलॉजी, सेकेंडरी में एनी बेसिक पैथोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो अब हम अगर इसके बारे में दोनों को, हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम जनरली कई बार हम लोग ये चीज़ें इवेलुएट करते हैं, हम उसके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसके कहीं पर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज्ड रहता है या हाइपरटेंसिव रहता है वो पर्सन। तो उस कंडीशन में हम उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन का केस हम उसे कह सकते हैं। देन अगर हम इसकी बात करें कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके, ठीक है ना, हाइपरटेंशन किस किस वजह से होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, तो इसको भी हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है इसके अंदर। एक तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें किसी भी पर्सन का अपना इंडिविजुअल कोई कंसर्न नहीं है, उसकी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसका उसमें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है ना, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो इसमें कौन कौन से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात आ गई एज, ठीक है ना। अब जैसा हम लोग देखते हैं रूटीन के अंदर कि एज के साथ में जो हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है वो हम लोग देखते हैं कि एज के साथ साथ में उसके नॉर्मल जो लेवल्स हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन एडल्ट एज के अंदर अगर सपोज 20 ईयर्स की एज में है तो हम लोग जो जनरल हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल पैरामीटर्स हम लोग बात करते हैं 120/80 उसका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स की एज में आता है तो हम देखते हैं कि जनरली 150 के अराउंड भी अगर उसका सिस्टोलिक है तो दैट इज़ नॉर्मल, या अगर डायस्टोलिक अगर 90 तक भी उसका जा रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये कि एज के साथ साथ में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली बढ़ता ही है सभी लोगों के अंदर। तो ये एक बात है और जिसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एज बढ़ेगा ये चीज़ें चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे तो ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आएंगे। देन नंबर 2, सेक्स। सेक्स में अगर हम बात करें
तो मेल और फीमेल में कंपैरेटिवली हम ये लोग देखते हैं कि मेल्स में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा हम लोगों को केसेस देखने को मिलता है हाइपरटेंशन के। बहुत सारे बेसिक फैक्टर्स के पीछे होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हम लोग देखते हैं कि कंपैरेटिवली जो स्टडीज़ हमारी पुरानी हैं वो इस चीज़ को नोट डाउन करती हैं कि मेल और फीमेल में जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली यहाँ पर हम लोगों को मेल के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। देन जेनेटिक फैक्टर्स। अब जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं ये भी हम लोगों को एक बेसिक पैथोलॉजी में या पॉजिटिव फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि रहता है। जैसे अगर हम किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में जाएं, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में जो भी उनकी फैमिली में जो एल्डर जनरेशन्स जो हैं उनके अंदर अगर सपोज़ कोई भी हाइपरटेंसिव है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर रहा हुआ है, हाई बीपी का पेशेंट रहा हुआ है, तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि जेनेटिकली ये चीज़ें आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है ना, एक जनरेशन में अगर ऐसा है तो ऐसा स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी इस तरीके की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एक यहाँ पर हमारे सामने कंडीशन निकल करके आती है कि जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरटेंशन के अंदर। और ये क्लिनिकली हम लोग देखते हैं दिन रात, जब हमारे पास क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स के अंदर हम लोग बहुत बार इस तरीके का देखते हैं कि जब हम उससे पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, और अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में जो भी पहले उनके फादर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर भी किसी न किसी को इस तरीके का हम लोगों को देखने को मिलता है कि हाइपरटेंशन रहा हुआ होता है। ठीक है। देन अगर हम बात करें एक और पॉइंट की नॉन मॉडिफाइबल के अंदर एथनिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलरली एक हम लोग एक लोकेलिटी की अगर हम बात करें कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग जो हैं जिनका जो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि उस कम्युनिटी के अंदर हमें ये हाइपरटेंशन के केसेस ज़्यादा हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कंपैरेटिवली टू फेयर कम्युनिटी, जो डार्क कम्युनिटी है वहाँ पर हम लोगों को हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी एक अपने आप में एक फैक्टर हो गया नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हुए जिन लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, और जो रिसर्च के अंदर स्टडीज़ में हम लोगों के फाइंडिंग्स में निकल करके आए हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हाइपरटेंशन को अफेक्ट करती हैं, और इसकी वजह से जो कोई भी पेशेंट है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो उनमें एज की बात हो गई, सेक्स की हो गई, जेनेटिक फैक्टर्स प्लस हेरिडिटरी एथनिसिटी, इसकी हम लोगों ने बात कर ली। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन से हो गए? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गए जिन फैक्टर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि जिन्हें चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, वो हम लोगों की हमारे लाइफस्टाइल के एरर की वजह से, हम लोगों के जो शेड्यूल है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से अगर कोई हमारे सामने कंडीशंस निकल करके आती हैं तो उन्हें हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल के अंदर वो रिस्क फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हमारे सामने निकल करके आता है तो वो उन चीज़ों में चेंज करके या चेंजेस ला करके वो हाइपरटेंशन की कंडीशन को कहीं ना कहीं किसी हद तक वो ठीक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम पॉइंट वाइज बात करें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर, तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आ गया ओबेसिटी। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो लोग ओबेस होते हैं, जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी जिन लोगों के अंदर होती है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंपैरेटिवली हाइपरटेंशन के केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लोगों के अंदर वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक फैक्टर वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और वो किस वजह से है? ओबेसिटी है तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा है। जहाँ पर फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, वहाँ डेफिनेटली मेटाबॉलिक्स कहीं ना कहीं हमारा जो है डिस्टर्बेंस वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। देन नंबर 2, सॉल्ट इनटेक। ये एक बहुत मेजर हम लोग देखते हैं कि जो सोडियम है वो हमारे ब्लड प्रेशर पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जिन लोगों का सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा लेते हैं, या सपोज़ जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, अगर वो सॉल्ट इनटेक ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर उनका सडनली रेज हो सकता है, बढ़ सकता है, या उसके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक डाइटरी फैक्टर में अगर हम बात करें तो सॉल्ट इनटेक। ठीक है, तो ये अपने आप में एक और फैक्टर इस तरीके का आ गया कि सॉल्ट इनटेक से हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है। देन नंबर 3,
फैट इनटेक, अगर हम लोगों के खाने में, किसी भी पर्सन के खाने के अंदर अगर फैट जो है वो अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके डाइट के अंदर हम तो देखते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, घी तेल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके खाने के अंदर, या जो भी घर में खाना बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, या उन लोगों का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जब फैट इनटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स राइज होंगे, और वो जैसा हम लोग पहले भी हम बात कर चुके हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर, सीएचडी के अंदर, कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर सीएचडी को भी, और ब्लड प्रेशर रेस करने के अंदर भी उसका एक मेजर फैक्टर रहता है यहाँ पर। तो इस वजह से भी फैट इंटेक अगर ज़्यादा है तो भी ये चीज़ें हो सकती है। देन डाइट्री फाइबर्स, अगर किसी पर्सन के अंदर अगर डाइट्री फाइबर्स जो हैं, जो फाइबरस फूड्स हैं, जो फाइबरस डाइट है हमारी, अगर वो अगर प्रॉपरली नहीं हो पाती है तो फिर उस कंडीशन में भी हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से ये चीज़ें हाइपरटेंशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर कोई पर्सन हाइपरटेंसिव है, वो अपनी डाइट को थोड़ा सा रेगुलराइज करता है, उसको थोड़ा सा सेट करता है, अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स जो हैं उनको इंक्लूड करता है, फाइबरस डाइट बढ़ाता है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल वो कर सकता है। तो मॉडिफाइबल के अंदर और भी फैक्टर्स हैं कुछ जिनको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।